ग्रेट ज़ुआन एम्पायर में ज़ुआनजी सिटी के ग्रैंड प्रीडिक्टर मैंसन में इस समय पार्टी चल रहा होता है। ली फैन अपने एक हाथ में शराब का जार लिए सुंदरतम से सुंदरतम स्त्रियों के द्वारा मजे कर रहा होता है। सभा के सभी लोग झुककर इसे इसके जन्म दिवस की बधाइयां दे रहे होते हैं। इस पदवी को हासिल करना इतना आसान भी नहीं था। इन 50 साल में ली फैन ना जाने कितने पापड़ बेले तब जाकर ये यहाँ तक पहुँच पाया। दरअसल ली फैन हमारे पृथ्वी ग्रह का ही एक निवासी था, जिसके मृत्यु के बाद उसका आत्मा इस दुनिया के एक गरीब स्कॉलर के शरीर में आ गया। उस गरीबी भरे जिंदगी से उठकर ली फैन यहाँ तक पहुँच पाया। आखिरकार कोई जिंदगी में और क्या ही मांगेगा। ली फैन बहुत खुश था और सभा के सभी लोग भी खुश थे। चिकनी चमेली यहाँ अपना नृत्य दिखा रही थी और इन्हीं मजे भरे पलों में कोई आकर इनका पूरा मजा ही खराब कर देता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, ग्रैंड प्रीडिक्टर जरा आइए बाहर देखिए, आसमान से आग के गोले गिर रहे हैं, शोले शोले हो रहे हैं, कोई देवता लगता है उतर आया है आसमान से। ली फैन का भी ध्यान अंगूर और संतरों से हटकर उस व्यक्ति की तरफ जाता है और वो भी बाहर आकर देखता है कि जरा देखूं क्या बात है। और वहाँ वाकई में दो व्यक्ति हवा में उड़कर एक दोनों से फाइट कर रहे होते हैं। एक व्यक्ति दूसरे का नाम लेते हुए कहता है, दो ज़ुआनजी मुझे ज्यादा दूर मत धकेलो, वरना हो सकता है कि मैं तुम्हें जान से भी मार दूं। हवा में उड़ रहे ये दोनों कोई पंछी तो नहीं थे। बात दरअसल साफ थी, ये दोनों कल्टीवेटर थे। ये दरअसल एक कल्टीवेशन की दुनिया थी। इन्हें देखकर ली फैन भी हक्का बक्का रह जाता है। बात दरअसल ऐसी थी कि ये दोनों कल्टीवेटर एक सीक्रेट रेलम को साथ में खोजने गए थे। वहां से जो कल्टीवेशन टेक्निक मिला, उस टेक्निक को लेकर एक कल्टीवेटर भाग गया तो दूसरा भी उसके पीछे गया। ये कल्टीवेटर उसे धमकी देते हुए कहता है, कोहोंग तुम्हें क्या लगता है अगर तुम उस जगह पर भाग जाओगे जिसे इमोर्टल ने आने जाने से मना किया है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा? नहीं, जल्दी से उस कल्टीवेशन टेक्निक को मुझे दे दो, वरना आज मैं तुमसे अपने मौत तक लड़ूंगा। कोहोंग इसकी बातें बिल्कुल नहीं सुनता, बल्कि ये तो और भी गुस्से में कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ये बस कल्टीवेशन टेक्निक के कारण है कि मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेलम में 100 साल से फंसा हुआ हूँ। अगर मैंने जल्दी से अपना गोल्डन कोर बनाकर गोल्डन कोर रेलम में नहीं इंटर किया तो मैं मर जाऊंगा। दो ज़ुआनजी कोहोंग की बातें सुनकर अपने एनर्जी को अपने हाथ में इकट्ठा करते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या ही दुख की बात है, यहाँ इतने सारे गोल्डन कोर टेक्निक होने के बावजूद बहुत सारे लोग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेलम में ही फंस के मर जाते हैं। और यहाँ जब मेरे सामने एक मौका है इमोर्टेलिटी के पीछे जाने का, तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड को उसके तरफ तान देता है, लेकिन कोहोंग भी पीछे नहीं हटता। ये हंसते हुए अपने एनर्जी को इकट्ठा करके खुद को डिफेंड कर इससे कहता है, आखिरकार 100 साल तक भाई रहने के बाद आज हम दोनों एक दूसरे के जान के प्रति पड़े हैं। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं, हो सकता है कि आज मैं सरवाइव भी ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी यहाँ इतने सारे मोर्टल्स हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि इतने डेंस इमोर्टल ऑर्डिनरी मियाज़मा से तुम कैसे बच पाओगे। कोहोंग की बातें सुनकर तो दो ज़ुआनजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये अपने स्वॉर्ड को उसके तरफ करते हुए कहता है, कोहोंग आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? कोहोंग उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बल्कि वो तो अपने पावर को कॉन्सेंट्रेट करके एक ड्रैगन का शेप देता है और उससे कहता है, अगर तुम इमोर्टल ऑर्डिनरी मियाज़मा से नहीं बच पाए तो हो सकता है मेरे पास बचने का थोड़ा सा चांस होगा। ये कहकर वो अपने ड्रैगन को उसके तरफ भेज देता है, जहाँ इन दोनों के पावर के टकराने से यहाँ बहुत जोर का ब्लास्ट होता है। इन सब के तो जबड़े खुले के खुले रह जाते हैं। ली फैन अपने बेबसी पे दांत कीसता रह जाता है। इसके आसपास के सभी घर ढहकर मलबा हो जाता है। ये बहुत ही मुश्किल से खांसता हुआ उन मलबों से उठता है और
और जब ये उठकर देखता है तो इसके बीवी बच्चे सभी इस धमाके से मर चुके होते हैं। वो भव्य महल इस समय आग और खून के झोंकों में लपटे हुए होते हैं। जहाँ तक आंखें देख सकती हैं वहाँ तक बस ये ढह गए महल और लाशों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होता। अगर ली फैन के जगह पे कोई और होता तो वो इस समय गुस्से और नफरत से भर चुका होता, लेकिन ली फैन तो उल्टे पागलों की तरह हंसने लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि ये बुढ़ा पागल हो चुका है तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ली फैन हमें खुद बताता है कि जब से ये इस ऑफिशियल के पोजीशन पे आया तब से इसने अपने अथॉरिटी का पूरा इस्तेमाल करके इमोर्टल पाथ के बारे में सर्च किया, पूरी दुनिया को छान मारा, समुद्र से लेकर पहाड़ी तक, माउंटेन से लेकर खाई तक इसने हर जगह छान मारा, लेकिन इसे इमोर्टल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। और अब जब ये रिटायर होने वाला था तब इसके सामने 2 कल्टीवेटर्स आ जाता है। इसके तो पूरे शरीर कांपने लगते हैं। इसे पता ही नहीं चलता है क्या ये बूढ़ा हो चुका है, इस कारण से इसे वहम हो रहे हैं। इसे तो भरोसा ही नहीं होता कि जो ये देख रहा है वो सच है। इसके सामने 2 कल्टीवेटर्स लड़ रहे हैं। इन दोनों को देखकर इसके मन में कई सवाल आते हैं। क्या ये दोनों इमोर्टल्स हैं? ये कहां से आए? क्या भगवान मेरे साथ मजाक कर रहा है? इन चीजों को सोचकर ये अपने यूनिक ट्रेजर हाइजेन को एक्टिवेट करता है। इसके हाइजेन कहते ही चारों तरफ मानो एक बिजली सा रौंद जाता है, समय रुक सा जाता है। कुछ अक्षर ली फैन के सामने चमक उठते हैं। When truth became false, false also became truth। जब सच झूठ बन जाता है तो झूठ भी सच बन जाता है। ली फैन के दिमाग में एक मैकेनिकल टाइप वॉइस उसे सूचित करता है, चार्जिंग कंप्लीट हो चुका है, क्या आप अपने समय के स्टार्टिंग पॉइंट में लौटना चाहेंगे? ली फैन इन आवाजों को इग्नोर कर देता है और ये हमें बताता है, हाइजेन ये जो नाम है ये इसी ने दिया है इस ट्रेजर को। जब जब ये इस ट्रेजर को एक्टिवेट करता है तब तब ये समय के उस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है जब ये इस दुनिया में आया था। दरअसल सच तो ये है कि ये जिंदगी भी इसका दूसरा जिंदगी है। जब पहली बार ये इस दुनिया में आया था तो इसके बड़े एम्बिशंस थे, लेकिन ये बस एक ऑर्डिनरी सा इंसान था। इसने बहुत ट्राई किए एम्पिरिकल एग्जाम को पास करके एक टॉप स्कॉलर बनने की, पर बार बार ये फेल होता गया और अंत में जब ये 30 साल का था तब इसने गिव अप कर दिया और छोटे से ठेले पर भिंडी बेचकर अपना गुजारा करने लगा। उन कामों से जो पैसे इसने जमा किए थे उससे इसने एक सुंदरतम स्त्री से शादी कर ली। इसके कुछ बच्चे भी हुए और जब ये बूढ़ा होकर अपनी बीमारियों के कारण मरने वाला था उसी समय पे ये आश्चर्यजनक ट्रेजर हाइजेन इसने एक्टिवेट किए, या फिर ये कहना सही होगा कि ये आश्चर्यजनक ट्रेजर इसके सामने प्रकट हुआ और इसी के कारण ये अपने दूसरी जिंदगी में इतना कुछ उखाड़ भी पाया। जब जब ये हाइजेन का इस्तेमाल करके समय में वापस जाता है तब हाइजेन चार्जिंग के मूड में चला जाता है और जब भी इसका चार्जिंग कंप्लीट होता है तब तब ये अपने जीवन को फिर से रीस्टार्ट कर सकता है। अगर ये चाहे तो हाइजेन का इस्तेमाल करके फिर से अपना एक नया जीवन शुरू कर सकता है, लेकिन ली फैन ऐसा बिल्कुल नहीं करता। अभी इसके पास करने को बहुत चीजें होती हैं। उन दोनों कल्टीवेटर्स के द्वारा जो इतना हंगामा मचाया गया, जो इतने सारे बिल्डिंग्स को तोड़े गए, इतने हताहत हुए, इन सब को सही करने के लिए ली फैन जल्दी से कुछ हुक्म जारी करता है। इसके सभी सबऑर्डिनेट्स लग जाते हैं घरों को वापस से बनाने में, चोटिल हुए इंसानों को खाना वो जगह प्रोवाइड करवाने में। इससे भी महत्वपूर्ण वो दोनों कल्टीवेटर्स, उन्हें ढूंढने के लिए भी ये अपने बहुत सारे सैनिकों को भेज देता है। 1 महीने बाद घर सब वापस से बन जाते हैं, फिर से यहाँ लोग आने जाने लगते हैं और कुछ महीनों के बाद तो ये सब ये भी भूल जाते हैं कि यहाँ किसी का अटैक हुआ था। फिर से चहल पहल मच जाता है और उन दोनों कल्टीवेटर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इतने खोजबीन करने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिलता, मानो उसे आसमान ने निगल लिया हो या फिर जमीन खा गई हो। कहीं कुछ भी पता नहीं
नहीं जैसे कि वो यहाँ थे ही नहीं। ली फैन बहुत निराश होता है। ये सोचता है मुझे इन्हें ढूंढने के बारे में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए था, और जबकि मैं इन्हें नहीं ढूंढ सकता तो चलो अपने जीवन को फिर से शुरू करते हैं। इन सभी चीजों को सोचते हुए ये कहता है हाय जैन, और बस इसके इतना कहते ही मानो समय जैसे जम सा जाता है और इसके दिमाग में एक मैकेनिकल सा वॉइस इससे पूछता है क्या आप अपने समय के स्टार्टिंग पॉइंट पर लौटना चाहेंगे। इस समय ली फैन बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता और सीधे कहता है हाँ। इसकी पलकें बहुत भारी हो जाती हैं। अपने कॉन्शियसनेस को ढलते हुए देखकर ली फैन कहता है दो ज़ुआनजी कोहोंग हाइजन के द्वारा जब मैं समय को वापस कर स्टार्टिंग पॉइंट पे जाऊंगा तब यहाँ से 50 साल बाद मैं तुम्हारा इसी ज़ुआनजी सिटी में इंतजार करूंगा। बस इसके इतना कहते से ही इसका कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से ढल जाता है। इसका पूरा कॉन्शियसनेस डीप स्लम्बर में चला जाता है और हाइजन एक्टिवेट होकर इसे इसके समय के स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाता है। असल में जब ये पहली बार समय का यात्रा करके समय में वापिस आया था तब ये जोश जोश में कुछ पागलों भरी हरकतें कर बैठा। इसके आंटी को ये भरोसा हो गया कि ये पागल हो चुका है और वो गांव के चुड़ैल से एक दवा पढ़वा कर इसे पिलाने लाई। वो तो ली फैन बाल बाल बचाए से पीने से। एम्पिरिकल एग्जाम आने के आधे साल पहले से ही इसने खूब जम के पढ़ना शुरू कर दिया और क्वेश्चन तो इसे पहले से ही पता थे, तो पास करना उतना मुश्किल भरा काम भी नहीं था। इसके आंट भी इसके पढ़ाई में बिल्कुल सपोर्ट करती है, लेकिन अंगूर के गुच्छे में हमेशा कुछ अंगूर सड़े हुए होते हैं। उसी प्रकार विलेज चिप के भाई का नजर इसके जमीन पर था और वो किसी भी प्रकार इसके जमीन को हड़पना चाहता था। इसके आंटी के लाख कोशिश के बावजूद विलेज चिप का भाई पीछे नहीं हटा, लेकिन ली फैन एक रिकार्नेटेड बंदा ये सब होते हुए कैसे देख सकता था। ली फैन ने बड़े ही समझदारी से इस मुसीबत का हल किया। आधे साल बाद एम्पिरिकल एग्जाम हुआ और हालांकि ये 13वें पद ही हासिल कर सका, मगर पास होकर इसने अपने परिवार का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। दूसरे साल ये ज़ुआनजी सिटी गया मेटापॉलिटिकल एग्जाम को देने के लिए और पहले से तैयारी होने के कारण ये इस एग्जाम में भी चमक कर बाहर आया, जिस कारण से इसे जिंसी का टाइटल दिया गया। ज़ुआनजी सिटी में बड़े पदों के लोगों से अपना जान पहचान बढ़ाने के बाद ये सफलतापूर्ण वेन कंट्री के मैजिस्ट्रेट का पद हासिल किया। तीसरे साल वेन काउंटी के पद को संभालते हुए ये छुपकर अपने कुछ वफादार लोगों को इकट्ठा करने लगा। अपने पिछले जन्म को याद करते हुए ये अपने कुछ लोगों के साथ माउंटेन के तरफ गया, जहां इसे मिनरल्स के 2 खदान मिले। चौथे साल उन मिनरल्स के मदद से इसने सफलतापूर्ण एक बैच एक्सप्लोजिवनेस एंड फ्लिंट लॉक गन्स प्रोड्यूस किए। गन से तो इसका दबदबा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। 5वें साल कुछ लोगों के ग्रुप ने किंग लैंगिया के प्रति विरोध कर दिए। ली फैन समय पे आकर किंग लैंगिया और इसके परिवार को बचाया। किंग लैंगिया तो इसके प्रति आभार से भर गया था। 6ठे साल इसे जियांगहुई गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के पद पर प्रमोट कर दिया गया और उसी साल इसने वर्तमान के पर्सनल मिनिस्टर के बेटी से शादी की। 7वें साल इसके पत्नी ने इसके एक बेटे को जन्म दिया। 10वें साल में रानी लैंगिया ने भी एक बेटे को जन्म दिया, जहां ये खुद से जाकर उसे कुछ तोहफा भेंट किया। 15वें साल में एम्परर बहुत बुरी तरीके से बीमार हो चुका था। मरने से पहले उसने किंग लैंगिया को कैपिटल बुलाया और अपने राजगद्दी को उसे सौंप दिया। किंग लैंगिया राजगद्दी पे चढ़ते ही इस एरा के नाम को बदलकर ज़ुआनजिंग कर दिया। 16वें साल में एम्परर ज़ुआनजिंग ने ली फैन को कैपिटल बुलाया और उसे प्रमोट कर वार मिनिस्टर बना दिया। साथ में ही बहुत जगह बगावत होने शुरू हो गए, जहां एम्परर ज़ुआनजिंग के ऑर्डर पर ली फैन ने इन सभी को शांत किया। 20वें साल में एम्प्रेस को डैन जोगिन के कामों में फंसाया जाता है। एम्परर ज़ुआनजी गुस्से में उसे काल कोठरी में फेंक देता है, मगर क्राउन प्रिंस छुपकर ली फैन
से मदद मांगने जाता है। ली फैन भी बिना हिचके उसके मदद करने को राजी हो जाता है। एक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ली फैन को कॉन्सर्ट जी के बारे में कुछ सुराग मिलते हैं, जहां से उसे पता चलता है कि ये कॉन्सर्ट जी है जिसने एम्प्रेस को इस कामों में फंसाया है। ली फैन इन बातों को एम्परर के पास ले जाता है, जहां एम्परर ज्वानजिंग भी इस बात को सभी के सामने लाता है और कॉन्सर्ट जी को उसके गुनाह का उसे सजा सुनाता है। मगर अभी भी वो एम्प्रेस को काल कोठरी से बाहर नहीं निकालता। 25वें साल में ली फैन का पर्दा फाश हो जाता है। ये जो काल कोठरी में एम्प्रेस से छुपकर मिलने जाया करता था, उसके बारे में एम्परर को पता चल जाता है। मुझे तो इस पे पहले से ही शक था। जरा सोच कर देखो, जब इस एम्प्रेस ने एक बच्चे को जन्म दिया था तब ये उसके पास गिफ्ट लेकर गया था। मुझे तभी इस पे शक हो गया था। मुझे तो इस बात पे भी शक है कि एम्प्रेस ने जो उस समय एक बच्चे को जन्म दिया था, हो सकता है वो भी इसी का हो, क्योंकि ये बंदा है तो प्लेयर। कैपिटल की तरफ वापिस आते वक्त एम्परर को एसेसियन के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। अभी अभी इसे ली फैन के बारे में पता चला और अभी अभी इसका हत्या कर दिया गया। कोई अंधा भी बता सकता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। खैर, एम्परर के मर जाने के बाद कोर्ट के अधिकारी एम्प्रेस को उस कैद खाने से बाहर निकालते हैं और क्राउन प्रिंस गद्दी पर चढ़ता है, जहां वो भी इस एरा के नाम को बदलकर कैंगनिंग कर देता है। साल 26 ली फैन अब बस ग्रैंड मास्टर के पोजीशन तक ही रह जाता है, मगर इसका जान पहचान बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों तक था। ये अपने पहचान का इस्तेमाल करके अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने लगता है। 27वें साल में इसकी आंटी गुजर जाती है। ये देखकर इमोटल्स को खोजने का चाहत इसके दिल में और भी गहरा हो जाता है। साल 28 एम्परर बूढ़ा हो गया, मगर ली फैन का दबदबा बढ़ता ही गया। लगभग कोर्ट का पूरा कंट्रोल ली फैन के हाथ में था। साल 30 लोगों ने एम्परर की सुननी बंद कर दी। अब यहाँ बस ग्रैंड मास्टर ली फैन की चलती थी। साल 31 एम्प्रेस डॉगर गर्भवती हो गई और उसने जल्दी से ली फैन को बुलाया इसके बारे में बात करने के लिए। ली फैन मामले के तहकीकात को समझते हुए एम्प्रेस डॉगर को अपने कमरे में ले आया ताकि उसका अच्छा ख्याल रखा जा सके। उसी साल एम्प्रेस डॉगर ने ली फैन के एक बच्चे को जन्म दिया। साल 33 कोर्ट में अकेला इंटर करते वक्त ली फैन को एम्परर कैंगनिंग के द्वारा ट्रेन किए गए पर्सनल गार्ड्स के द्वारा जान से मारने की कोशिश की गई, मगर एक मैजिकल आर्टिफैक्ट के मदद से ली फैन अपने मृत्यु से बच पाया। गुस्से में इसने एम्परर की कब्र यहीं खोदने की सोची, मगर एम्प्रेस डॉगर के मनाने पर ये उसे जाने दिया। मगर ली फैन ऐसे कैसे किसी को जाने देता जिसने इसे जान से मारने की कोशिश की। ये एम्परर के आसपास के सभी कोर्ट के ऑफिशियल को अपनी तरफ कर लेता है। अब एम्परर बस एक टाइटल मात्र था, पूरा अथॉरिटी तो ली फैन के हाथ में था। साल 38 डिप्रेशन में एम्परर कैंगपिंग मर गया। ली फैन ने उसके बड़े बेटे, जो कि उसका बेटा बिल्कुल नहीं था, उसे गद्दी पे चढ़ाया, जहां उसने भी इस एरा के नाम को बदलकर लोंगचेंग कर दिया। साल 40 एम्प्रेस डोंगर भी बीमारियों से गुजर गई। ये देखकर इमोर्टेलिटी के पीछे जाने की चाहत और भी ज्यादा गहरी हो गई ली फैन के दिल में। साल 45 इसकी पत्नी भी गुजर गई। साल 46 इसका बड़ा बेटा भी बीमारियों के कारण मर गया। साल 48 लगातार इमोर्टेलिटी के बारे में सर्च करने पर भी इसे कुछ भी नहीं पता लगा। कहीं भी खोजो कुछ नहीं पता चला। साल 50 ईस्टर्न रूइन एवाइस से 2 इमोटल्स प्रकट हुए और उन्होंने ज्वांजी सिटी को लगभग खत्म ही कर डाला। उसके बाद क्या हुआ वो तो आप जानते ही हैं। ली फैन भी मुश्किल से बच पाया और अंत में हाइजेन को एक्टिवेट कर ये फिर से समय में वापस आ गया। इस समय एक ब्लू कलर का स्क्रीन ली फैन के सामने खुला हुआ होता है, जिसके जरिए हाइजेन इसे सूचित करता है सिमुलेशन खत्म हो चुका है। नीचे दिए गए विकल्प में से आप कोई एक सा विकल्प चुन सकते हैं।
पहला विकल्प, इस जीवन काल में आपके पास जो भी आइटम था उस आइटम में से किसी एक आइटम को चुनिए। दूसरा विकल्प, इस सिमुलेशन के दौरान आपका जो भी कल्टीवेशन था उस कल्टीवेशन को चुनिए। तीसरा विकल्प, इस सिमुलेशन में आपके संबंधित किसी व्यक्ति के मेमोरी को चुनिए। इसका चुनाव करने पर सिमुलेशन की मेमोरी वो व्यक्ति इनहेरिट कर लेगा। चौथा विकल्प, ऊपर के सभी विकल्पों को भूल जाएं, इससे चार्जिंग का स्पीड बढ़ जाएगा। ली फेन की चेतना वापस लौटी और वो खुद को फिर से अपने छोटे से अध्ययन कक्ष में पाया। कमरे को देखते ही पिछले कई दशकों की यादें आत्मा में बिजली की तरह दौड़ गई। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या असली दुनिया एक भ्रम थी या फिर ये सब कुछ बस एक सिमुलेशन था, या फिर शायद एक लेवल पर पहुंचने के बाद असली नकली में कोई फर्क ही नहीं रह जाता है। लेकिन ली फेन कोई भावुक इंसान नहीं था। उसने जल्दी से अपने विचारों को संभाला और 4 विकल्पों पर ध्यान देने लगा। पहला और दूसरा विकल्प उसने बिना सोचे ही छोड़ दिया। अगर उसने कल्टीवेशन का रास्ता चुना होता तो ये दोनों विकल्प उसके लिए बहुत फायदेमंद होते। लेकिन अफसोस, पिछले जीवन में वो सिर्फ एक साधारण इंसान था, बिना किसी कल्टीवेशन के। जहाँ तक उसके पास मौजूद सबसे कीमती वस्तु की बात थी, वह शायद शाही जेड सील थी, लेकिन वह भी बेकार थी। उसे रखने से सिर्फ मुसीबत ही आती। अब बचा था तीसरा विकल्प, किसी और को सिमुलेशन की यादें देना। यह सोच कर ही ली फेन का दिल जोरों से धड़कने लगा। कुछ पलों के लिए कई लोगों की तस्वीरें उसके मन में उभरी, लेकिन आखिरकार उसने सिर हिला दिया। नहीं भाई, किसी और को सिमुलेशन की मेमोरी देना ये तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंसान का दिल सबसे ज्यादा अनिश्चित होता है। कोई नहीं जानता कि कोई व्यक्ति दशकों की यादें पाने के बाद कितना बदल जाएगा। फिलहाल हाइजेन की चार्जिंग भी पूरी नहीं थी और वह खुद भी सिर्फ एक कमजोर सा स्कॉलर था जिसमें मुर्गी तक बांधने की ताकत नहीं थी। उसके पास दोबारा शुरुआत करने की कोई पूंजी नहीं थी, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी था। ऐसे में अब सिर्फ एक ही विकल्प बचता था, चार्जिंग की गति बढ़ाना। असल में हाइजेन को समय को वापस करने में चार्जिंग की जरूरत होती है। अपने पिछले जीवन के अनुभव से ली फेन जानता था कि यह चार्जिंग समय के साथ धीरे धीरे ही बढ़ती है। पूरी तरह भरने में लगभग 20 साल लगते थे। जब यह चार्जिंग 200% तक पहुंच जाती थी तब आगे नहीं बढ़ती, और जब भी ली फेन पर कोई बड़ा हमला होता था तो हाइजेन अपने चार्जिंग का इस्तेमाल करके ली फेन के जान को बचाता था। यही वजह थी कि अपने पिछले जीवन में वह कई बार मौत के मुंह से वापस बचाया था। इसलिए चौथा विकल्प सबसे सुरक्षित था। फैसला करने के बाद ली फेन ने बिना हिचके मन ही मन आदेश दिया। तभी चमकते हुए छोटे छोटे अक्षर रोशनी में बदल गए। नेम ली फेन, रेलम, मोर्टल, साइकोलॉजिकल एज 20, मेंटल एज 166, चार्जिंग प्रोग्रेस 30%। ली फेन बुदबुदाया, 3 जन्म इंसान बनकर कुछ 186 साल, तो मैं इतनी जिंदगी जी चुका हूँ। मानसिक उम्र की भी सीमा बढ़ गई है। पिछले जन्म में यह सिर्फ 900 साल के आसपास थी, अब 1000 के ऊपर हो गई है। लगता है अनुभव के साथ यह भी बढ़ती रहती है। कम से कम अब मुझे इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जैसे शरीर की उम्र की एक सीमा होती है, वैसे ही दिमाग की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। बहुत ज्यादा यादें दिमाग पर बोझ बन जाती हैं, और जब यह बोझ भारी हो जाए तो इंसान की आत्मा टूट सकती है। इसे कहते हैं समय का घिसाव। लेकिन जैसे जैसे मानसिक शक्ति बढ़ती है, यह सीमा भी बढ़ती जाती है। अभी ली फेन को इसकी चिंता नहीं थी। उसने मन ही मन सोचा, जैसे ही मैं कल्टीवेशन के रास्ते पे चलूंगा सब समस्या खत्म हो जाएगी। इस बार मैं पैसे, महंगी गाड़ियां या फिर खूबसूरत औरतों के पीछे नहीं भागूंगा। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, इमोर्टैलिटी। पिछले जीवन में अपने प्रिय लोगों को एक एक करके खोने का दर्द,
और खुद बूढ़ा होने की बेबसी, इन सब ने इसकी इच्छा को और भी मजबूत बना दिया था। इस जीवन का पहला लक्ष्य उन दोनों कल्टीवेटर्स से कल्टीवेशन के बारे में सीखना। 50 साल बाद वे ज्वांजिंग सिटी आएंगे। अगर मैं पहले से तैयारी कर लूं तो चाहे वे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेलम पर ही क्यों ना हो, मुझे कमजोर नहीं समझ पाएंगे। शायद बंदूक और बारूद के अलावा वह इमोर्टल ऑर्डिनरी मियाज़मा भी मेरे काम आ सकता है और 50 साल तक यूं ही बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। वे ईस्टर्न रूइंस एवाइस से आते हैं। शायद पहले किसी को भेजकर उसकी गहराई की जांच करवा सकता हूँ। जीवन की सबसे बुरी बात होती है कोई लक्ष्य न होना। पिछले जीवन में कई बार आधी रात को जगने पर ली फेन को अंदर से खालीपन महसूस होता था। इस जीवन में वह एक आम इंसान की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुका था। वह सम्राट का मास्टर था। सेना उसके नियंत्रण में थी। ज्यादातर मंत्री उसके वफादार थे। वह सम्राट को बना भी सकता था, हटा भी सकता था। यहाँ तक कि महारानी माँ भी उसे रोक नहीं पाती थी। अगर अगला जीवन भी ऐसा ही होता तो क्या फर्क पड़ता? क्या वह हर जन्म में यही दोहराता रहता? फिर बार बार जीने का मतलब क्या? सत्ता, सुख, ऐशो आराम बार बार मिलने पर सब फीका लगने लगता है। शायद कुछ और बदलाव ना होते तो कुछ जीवनों के बाद वह खुद ही हार मान लेता। लेकिन उन दो कल्टीवेटर के आने से सब बदल गया। उन्होंने ली फेन को एक नई दुनिया दिखाई, रहस्यमय, आकर्षक और अनंत संभावनाओं से भरी हुई। उसके अंदर बड़े सपने जगा दिए, एक नया लक्ष्य दे दिया। उसने मन में कसम खाई, मैं कल्टीवेशन करूंगा, मैं इमोर्टल बनूंगा। यह सोचकर ली फेन ने घर का दरवाजा खोला, मानो यह कोई घर का दरवाजा नहीं बल्कि एक नए जीवन के शुरुआत का एक दरवाजा जिसे ली फेन ने खोला हो। सीना तानकर वो बाहर निकला। उसके कदम मजबूत थे और उसकी आंखों में भविष्य की आग जल रही थी। समय जैसे अचानक तेजी से दौड़ने लगा था, मानो किसी ने जिंदगी का एस्केलेटर दबा दिया हो। ली फेन अपने हर प्लान को बहुत ही व्यवस्थित और सोच समझकर लागू कर रहा था। 2 जन्मों के अनुभव के साथ उसके लिए सब कुछ ऐसे चल रहा था जैसे पानी अपने रास्ते पर बहता है। उसने फिर से शाही परीक्षा में हिस्सा लिया, लेकिन इस बार सत्ता और राजनीति के दशकों के अनुभव के कारण उसके उत्तर पहले से कहीं ज्यादा बेहतरीन थे। उसने प्रांतीय परीक्षा, राजनीति परीक्षा और राज दरबार की परीक्षा तीनों में पहला स्थान हासिल किया। अगर मैं भी ऐसे ही पहला स्थान नहीं पास ही हो जाता तब तो 3 बार टॉप करके ली फेन का नाम पूरे साम्राज्य में गूंज उठा। इसके बाद युवा अवस्था में अनुभव लेने के बहाने उसने खुद ही दूर दराज इलाके में अधिकारी बनने की मांग की और स्वाभाविक रूप से उसकी मंजिल फिर से वैन काउंटी थी। दरबार के कई लोग उसके फैसले को समझ नहीं पाए, कई ने अफसोस भी जताया, लेकिन फिर भी उसकी अर्जी मंजूर कर दी गई। इस तरह तीसरे साल में ली फेन एक बार फिर से वैन काउंटी पहुंचा। इस बार हालात बिल्कुल अलग थे। अपनी बड़ी प्रतिष्ठा और अफसरों के स्वभाव की पूरी जानकारी के कारण उसने बहुत आसानी से पूरे जिले को अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर उसने अपने पिछले जीवन के भरोसेमंद लोगों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, उन्हें ट्रेनिंग दी और अपनी ताकत लगातार बढ़ाता गया। इसी दौरान उसने फेंटलॉक गन के नक्शे तैयार किए। कारीगरों को आदेश दिया कि इन्हीं डिजाइन पर हथियार बनाए जाएं। उन्हें पहले से ही उत्पादन की मुश्किलें समझा दी गई। फिर उसने गुप्त रूप से पूरे देश से कुशल कारीगरों को बुलवाया ताकि और भी उन्नत हथियार बनाए जा सकें। पहाड़ों में खनन का काम भी तेजी से चल रहा था। ली फेन ने वैन काउंटी के पास के सभी डाकुओं का सफाया कर दिया और उन्हें खदानों में काम करने पर मजबूर कर दिया। खनन क्षेत्रों के सहारे उसने पहाड़ों के अंदर कई कारखाने बनवाए जहां बड़े पैमाने पर लोहे के औजार और सामान बनने लगा। साथ ही उसने गुप्त व्यापारिक काफिले भी शुरू किए जो दूर दूर तक सामान बेचकर धन जमा करते थे।
चौथे साल में ली फैन ने सम्राट सुआनजिंग के हमशक्ल को ढूंढ निकाला। पिछले जीवन में यही हमशक्ल उसकी हत्या की योजना को लगभग नाकाम कर चुका था। इस बार ली फैन ने खुद उसे ट्रेन किया। 6 महीनों में वह इतना परफेक्ट बन गया कि कोई फर्क नहीं पहचान सकता था। 5वें साल में जियांगनांग क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा। ली फैन ने अपने लोगों को शरणार्थी बनाकर लैंगिया राजा के महल पर हमला करवाने भेजा। खुद वह रक्षक बनकर पहुंचा, लेकिन असल में अंदर से पूरा हमला उसी ने करवाया। लैंगिया राजा के पूरे परिवार को मार दिया गया और हमशक्ल को वहां बैठा दिया गया। इस तरह ली फैन ने चुपचाप दूसरे के साम्राज्य को हथिया लिया। इस खबर से कि लैंगिया राजा का पूरा परिवार मर गया, पूरा देश हिल गया। सम्राट क्रोधित हो गया और सेना भेजी। ली फैन को उसकी सेवाओं के लिए सम्मान मिला। वाह भैया। और उसे जियांग हुआई क्षेत्र का प्रशासक बना दिया गया। उसकी ताकत और बढ़ गई, लेकिन इसके बाद वह और भी सतर्क हो गया। उसने ज्यादा विस्तार नहीं किया, बल्कि चुपचाप तकनीक और उत्पादन पर ध्यान देने लगा। 7वें साल में टिड्डियों का प्रकोप फैल गया, लेकिन ली फैन पहले से तैयार था, इसलिए उसके क्षेत्र में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उसने अचानक भंडार खोलने की अनुमति मांगी। दरबार ने मंजूरी दे दी। इस मौके पर बड़े संख्या में लोग उसके इलाके में बस गए। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। 9वें साल में लैंगिया राजा और मुख्य विद्वान की पोती की शादी हुई। शादी की रात ली फैन ने सीधे सुहागरात के कमरे में घुसकर रानी को डरा दिया। जब उसे पता चला कि असली राजा मर चुका है और ली फैन ने हमशक्ल बिठा रखा है, तो उसने ली फैन को गद्दार कहा। ली फैन हंस पड़ा। उसने उसे ये सब एक पत्र में लिखने को कहा। फिर राजा का दूत बनकर वह चुपचाप राजधानी पहुंचा और मुख्य विद्वान से मिला। शांत स्वर में उसने बताया कि अब पूरा लैंगिया महल उसी के नियंत्रण में है और शादी की रात अहम। उसने विद्वान की पोती के साथ संबंध बना लिया था। मुख्य विद्वान चौंक गया, लेकिन शांत रहते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? ली फैन ने साफ कहा, आपने जीवन भर बहुत दुश्मन बनाए हैं। आपके बेटे इतने काबिल नहीं कि परिवार बचा सके। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपके परिवार को 100 साल तक सुरक्षित रखूंगा। विद्वान ने बहुत सोचा, फिर पूछा, क्या करना होगा? ली फैन बस मुस्कुराया, समय आने पर सब पता चल जाएगा, और चला गया। 10वें साल में लैंगिया की रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। आप सबको तो पता ही होगा कि ये किसका कारनामा है। यह साफ था कि वह ली फैन का ही बच्चा था। ली फैन ने पत्र लिखा और खुशी की खबर लेकर विद्वान के घर पहुंचा। 15वें साल में आखिरकार सम्राट गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उत्तराधिकारी का फरमान मिलते ही ली फैन अपने भरोसेमंद लोगों के साथ रात दिन सफर करके राजधानी की ओर निकल पड़ा। लैंगिया राजा के हमशक्ल के गद्दी पर बैठते ही ली फैन ने सम्राट के आदेश का सहारा लेकर दरबार में बड़े पैमाने पर फेरबदल किए। मुख्य विद्वान की गुप्त मदद से उसने बिना किसी हलचल के हालात पर पूरी तरह काबू पा लिया। 16वें साल में चारों तरफ विरोध भड़क उठा। ली फैन ने इस मौका का पूरा फायदा उठाया। उसने अपनी ताकतें सेना के भीतर घुसा दी। विद्रोह दबाने के नाम पर मिले इनामों से उसने अपने लोगों को मजबूत बना दिया। सिर्फ 3-4 सालों में पूरी सेना पर उसका मजबूत नियंत्रण हो गया। सम्राट के बदलने और अशांति के बाद हालात सामान्य हो रहे थे। इसी समय ली फैन ने निर्णायक रूप से कदम उठाया। उसने नकली सम्राट कैंगनिंग को जहर देकर मार दिया और आखिरी खतरे को भी जड़ से खत्म कर दिया। इसके बाद उसका अपना बेटा गद्दी पर बैठा। ली फैन ने खुद को ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी। अब वह पर्दे के पीछे नहीं रहा, बल्कि खुलकर पूरे साम्राज्य का संचालन करने लगा। इसके बाद दासवान साम्राज्य का विकास धीमा नहीं पड़ा, बल्कि ली फैन की इच्छा से और तेज हो गया।
35वें साल में ग्रैंड मास्टर के महल में ली फैन एक गुप्त रिपोर्ट पढ़ते हुए थोड़ा चिंतित हो गया। उसने पूछा, तो तुम कहना चाहते हो कि एवाइसल रुइन की धुंध हर 15 साल में आधे दिन के लिए हट जाती है? घुटने पे बैठे अधिकारी ने जवाब दिया, जी हाँ महामहिम, हमें वहाँ निगरानी के लिए तैनात किया गया था। हाल में ही हमें कुछ खास देखने को मिला। उसकी आवाज में अब डर झलक रहा था। धुंध हटते ही खाई के नीचे से हल्की रोशनी निकली। दूरबीन से देखने पर हमने उल्टी दुनिया जैसे नजरे देखे। कहीं आसमान छूते पहाड़ थे जिसमें भव्य इमारतें छिपी थी, कहीं विशाल मैदानों में बसे करोड़ों लोगों के शहर और कहीं हवा में तैरते नगर जिसके चारों ओर चमकदार हवा थी, जहां अजीब पंछी और रहस्यमय जीव उड़ रहे थे। वह रुक गया, फिर बोला, वह दृश्य कल्पना से भी परे था। ली फैन ने धीमे स्वर में कहा, जैसा सोचा था वह सच में एवाइस से जुड़ा है। हालांकि वह पहले से जानता था, फिर भी यह सुनकर उसका मन थोड़ा उत्तेजित हो गया। लेकिन अनुभव ने उसे भावनाएं छुपाना सिखा दिया था। उसने शांत स्वर में पूछा, क्या नीचे जाने का कोई रास्ता मिला? अधिकारी कांप गया, चेहरा पीला पड़ गया। वह तुरंत जमीन पर झुक गया। क्षमा प्रार्थी हूँ महामहिम, हम असफल रहे। एक गहराई के बाद अचानक भयानक गैंगविंड चलने लगती है। वह इतनी ताकतवर होती है कि सबसे मजबूत कवच भी पल भर में टूट जाता है। ली फैन निराश नहीं हुआ। उसने हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा किया और बुदबुदाया, लगता है मुझे तुम दोनों का इंतजार करना होगा। बेशक ली फैन उन दोनों कल्टीवेटर्स के बारे में सोच रहा था। 50वें साल में दासवान साम्राज्य, स्वांगनिंग नगरी, हमेशा चहल पहल से भरी राजधानी, आज डरावनी तरह से शांत थी। ग्रैंड मास्टर के आदेश पर ज्यादातर लोगों को 1 महीने पहले ही बाहर भेज दिया गया था। कहा गया था आपदा आने वाली है। कुछ लोगों ने इस पर भरोसा नहीं किया। जो नहीं गए उनसे कहा गया, अपने घरों में ही अपने कब्र खोद लो क्योंकि तुम्हारी मैयत निकलने वाली है। उन्होंने इसे मजाक समझा। ली फैन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपना कर्तव्य निभा चुका था। अब उसकी वर्षों से तैयार की गई विशेष सेना गली गली में तैनात थी, 2 इमोर्टल्स का सामना करने के लिए। रात में चमकते चांद के नीचे 2 इमोर्टल्स तय किए गए समय पर पहुंच आए। अचानक एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, दो ज़ुआनज़ी, मुझे ज्यादा दूर मत धकेलो। वो होंग की दहाड़ पूरे राजधानी में गूंज उठी। तभी कई बंदूक एक साथ फायर किए गए। अचानक हर तरफ से आग की लपटें भड़क उठी। हजारों बंदूकों से बारिशों की तरह गोलियां बरसने लगी, सीधे उन दोनों इमोर्टल्स पर।